नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा कविया गोमा। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे अर्थव्यवस्था पर ट्रिपल अटैक की। दुनिया भर में महंगाई के तांडव के बाद अब आशंकाएं हैं कि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी की तरफ बढ़ रही हैं। अगर वो अर्थव्यवस्थाएं मंदी में प्रवेश कर जाती हैं तो भारत के लिए बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं, बड़ी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वैश्विक जीडीपी की तरफ से भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त होने की आशंका है। हालांकि महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के मुताबिक देश के सामने निकट भविष्य में वृद्धि को बनाए रखना, राजकोषीय घाटे का प्रबंधन, महंगाई और चालू खाता घाटे को काबू में करने की चुनौतियां हैं। हालांकि भारत अन्य देशों के मुकाबले इन चुनौतियों से निपटने को लेकर बेहतर स्थिति में है। वित्त मंत्रालय ने मासिक आर्थिक समीक्षा में कहा कि विकासशील देश ऐसी ही चुनौतियों से जूझ रहे हैं, भारत उनमें बेहतर स्थिति में है। इसकी वजह वित्तीय क्षेत्र में स्थिरता और कोविड टीकाकरण की सफलता है। अर्थव्यवस्था 2021-22 में कोरोना पूर्व स्तर से बाहर आ गई। पिछले वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी की वृद्धि दर की अगर बात की जाए तो 8.7% रही, जो 2019-20 से 1.5% अधिक है। इधर डीजल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में कटौती के बाद राजकोषीय और चालू खाते में घाटा बढ़ने की आशंका है और इससे महंगे आयात को प्रभाव बढ़ेगा। रुपए के मूल्य में भी कमी आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगे आयात के कारण भारत में खुदरा महंगाई उच्च स्तर पर बनी हुई है। गर्मी ज्यादा रहने से भी घरेलू बाजार में खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हैं। आरबीआई की मई 2022 की मौद्रिक नीति पर मंत्रालय ने कहा कि इन उपायों का असर आने वाले महीनों में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर और महंगाई पर देखने को मिलेगा। खुदरा महंगाई 4 महीनों से 6% के ऊपर है। वहीं नमन एचआर की मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी की रिपोर्ट में कहा गया है कि नौकरी छोड़ने वालों में 3 क्षेत्रों के कर्मचारी सबसे आगे हैं। 37% के साथ सर्विस क्षेत्र सबसे आगे है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 31% के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि आईटी क्षेत्र 27% के साथ तीसरे स्थान पर है। नौकरी छोड़ने की वजह वेतन में सुस्त बढ़ोतरी भी है। बढ़ती महंगाई के बीच होम लोन भी बढ़ रहा है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने होम लोन की ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने होम लोन की ब्याज दरों को 0.60% बढ़ाकर 7.50% कर दिया है। एक हफ्ते पहले ही देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने होम लोन पर न्यूनतम ब्याज दर बढ़ाकर 7.55% कर दिया था। बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट को 0.20% बढ़ाया था। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 0.50% बढ़ाकर 4.90% कर दिया था और उसके बाद कई बैंकों ने लोन पर ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी कर दी थी। मई में भी केंद्रीय बैंक ने रेपो दर में अचानक 0.40% की बढ़ोतरी की थी। इधर शेयर बाजारों में बिकवाली जारी है। निवेशकों में डर का माहौल बना हुआ है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा बढ़ती मुद्रास्फीति को देखते हुए लिए गए फैसलों के बाजार को भारी नुकसान हुआ है। सवाल यह है कि देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था किस ओर जा रही है। क्या महंगाई पर अंकुश लगेगा? वैश्विक संकट का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना पड़ेगा? राजकीय और चालू खाते का घाटा कम करने के लिए आखिरकार उपाय कैसे और क्या किए जाएंगे, क्योंकि इस वक्त भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा यही बना हुआ है। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार महंगे आयात का प्रभाव और जो महंगाई का असर है वो भारत पर क्या पड़ने वाला है। आगे आने वाले समय में आखिरकार ये महंगाई किस तरफ जाएगी। तो रुपए के मूल्य में कमी आ सकती है और लगातार हम निरंतर देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में इस महंगाई का असर पड़ा है। आने वाले दिनों में इसका प्रभाव कहा जा रहा है कि और भी अन्य क्षेत्रों में पड़ने वाला है। सीधा सा अगर हम बात करें, सीधे शब्दों में, सरल भाषा में अगर हम बात करें, इसको लेकर चर्चा करें, तो आम जनता को राहत महंगाई से कब मिल पाएगी, कैसे मिल पाएगी? आखिरकार आम जनता को क्या इस महंगाई की मार से ऐसे ही रोजाना 2-4 होना पड़ेगा? आप जैसे ही घर से बाहर जाते हैं, जो सामान आप लेने जाते हैं, आज आप उसको किसी और कीमत पर ले रहे हैं, लेकिन कल जब आप जाएंगे तो यकीनन उसके रेट कुछ और मिलेंगे, आपको उसका दाम बढ़ा हुआ मिलेगा। अब ऐसे में चाहे बेसिक जो हम कहते हैं कि मौलिक ज़रूरतें हैं हर शख्स की, दूध, फल, सब्जी, ये सब चीज़ें महंगी हो रही हैं। साथ ही साथ
अगर हम बात करें आरबीआई की तो उसने भी दरों में वृद्धि की है और इस वजह से जो है चाहे रेपो रेट की बात करें या अन्य चाहे शेयर बाजार की बात करें, हर जगह इस महंगाई का असर पड़ रहा है। पहले हमने देखा कि पिछले तकरीबन 2 से ढाई साल कोरोना की वजह से महंगाई अनियंत्रित होती चली गई, महंगाई पर काबू नहीं पाया गया, लेकिन अब जैसे जैसे स्थितियां सामान्य होती दिख रही हैं उसके बावजूद भी क्यों महंगाई को कंट्रोल में नहीं किया जा रहा और इसके लिए सीधे तौर पर कौन दोषी है? किसकी नीतियों में, किसकी योजनाओं में वो असर नहीं दिख रहा है कि आम जनता को इसका लाभ मिल पाए? आखिरकार कब तक आम आवाम को ऐसे ही महंगाई से दो चार होना पड़ेगा? सोचिए, जो मिडिल क्लास है, लोअर तबका है, निम्न मिडिल क्लास है, उनके लिए कितना मुश्किल है। आय उनकी सीमित है, लेकिन वो आय सीमित होने के साथ ही जो खर्चे हैं वो निरंतर बढ़ रहे हैं। उन निरंतरता को कौन समझेगा? आखिरकार सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? सरकार आखिरकार इस पर क्या नए कदम उठाने वाली है? क्योंकि देखिए, महंगाई से तो इस वक्त बुरा हाल है। अब आम लोग सिर्फ यही सवाल पूछते हैं कि महंगाई से निजात कब और कैसे मिल पाएगी? सरकार इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है? पिछले दिनों हमने देखा कि पेट्रोल डीजल के दामों में बेइंतहा बढ़ोतरी होती चली गई, एक के बाद एक 100 के पार पेट्रोल पहुंच गया, डीजल पहुंच गया, लोग परेशान, हताश। तब कहा गया कि यूक्रेन और रूस युद्ध को इसका मुख्य कारण माना गया, क्योंकि ग्लोबली अगर हम बात करें तो पूरे ग्लोबली ही इसका असर पड़ रहा है। लेकिन भारत पर इसका कैसे असर पड़ा है, कितना छूता रहा है और कितना महंगाई भारत को अब निगल रही है धीरे धीरे? जैसे हमने देखा अपने पड़ोसी देशों का हाल, श्रीलंका का हाल हम देख रहे हैं किस तरह से हो गया है, वहाँ भी स्थितियाँ आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं। तो क्या भारत के लिए भी डरने और चेताने वाली बात तो नहीं है? कब तक महंगाई से ऐसे ही दो चार होना पड़ेगा? चलिए, आज इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। अर्थशास्त्री हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। आकाश जिंदल जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आज हम चर्चा करने वाले हैं अर्थव्यवस्था की, क्योंकि सर हम देख रहे हैं कि किस तरह से चरमरा गई है, काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आम लोगों के लिए आ गई हैं। सरल सीधे शब्दों में हम इसको लेकर चर्चा करेंगे। अर्थव्यवस्था किस तरफ जा रही है? आम लोग जो सिर्फ टकटकी लगाए यही सोचता है, देखता है कि महंगाई को लेकर कुछ क्या कदम उठाया जा रहा है, उस पर सर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या हो रहा है इस वक्त हालात? When you talk about inflation, I think the government has done serious efforts to combat inflation. Firstly, excise has been reduced on petrol and diesel. Then customs duty, import duty has been reduced on certain items related to edible oils. Right. So that is something which has already mellowed the inflation. Now, if you see the inflation data, now inflation is increasing in US, Germany, France, Switzerland, Netherlands. But in India, the inflation has marginally come down. Earlier, the CPI inflation was 7.79%. Now, the inflation is 7.04%. आकाश जी, आवाज़ नहीं पहुंच रही है आपकी, माफ़ी चाहेंगे। जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, मैं सुन पा रहा हूँ, आपको आवाज मिल रही है? जी। हाँ, so what I'm saying is 7.04% is also not a comfortable data. That is also high inflation, but still inflation is marginally down. So now what the government needs to do is further reduction in excise in petrol and diesel must be done to relieve the common man. Because today, one reality we have to see, because of Russia-Ukraine war, the entire world has been impacted. America, which is the biggest economy, which is considered the role model economy in the world, they are suffering from an inflation of 8.6%. Germany, again, they are suffering from very high inflation, which they had never witnessed in the past 40 years. So inflation currently is something which is a global phenomena, which is a worldwide phenomena. So बिल्कुल आकाश जी, जैसे आप बता रहे हैं कि इसका विश्वव्यापी असर पड़ रहा है, ग्लोबली इसका असर पड़ रहा है। अब भारत अर्थव्यवस्था के लिहाज से किस दिशा में, किस तरफ जा रहा है? इकोनॉमी की जब हम बार बार बात कर रहे हैं तो फिलहाल की स्थिति आप, क्योंकि इकोनॉमिस्ट है, आपकी नजरों में क्या बता रही है? See, today's situation, according to me, up to a lot extent endorses what you have shown in your package. Now, what has happened is common man's income is lesser because firstly we had an attack of corona, 2 years of corona,
Now that was something which was not good for the economy. Now the moment we started creeping out of Corona, now we had a Russia-Ukraine war since February, which has again impacted the global economy. जी Now what happened was the Western world imposed sanctions on Russia, but the sanctions proved to be counterproductive because all those countries which were using products from Russia, they got impacted because of the sanctions. So I think now perhaps there's light at the end of tunnel. Maybe in another 10 to 15 days, possibly if there's an end to Russia-Ukraine war, that could be a solution. Otherwise, I think the governments have to come with solution. The governments have to further reduce. Firstly, I would, the request of my organization, akashneedle.in, on your channel and platform would be to the central government and state governments is to further reduce taxes on petrol and diesel. Now, there are two sorts of taxes which the government charge on petrol and diesel. Firstly, there is central excise, which the central government charges. Then there is VAT, which the states charge. Now, I can understand there is already high deficit as far as central is concerned. State finances are also stressed. But seeing the condition of common man, I think the government should take a hit. Now, this is a serious view of my organization. सर हम चाहेंगे akashneedle.in. हिंदी में भी थोड़ा हम अपने व्यूअर्स को जी 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 माफी दर्शकों चाहूंगा को- बस जी जी हाँ तो मेरा ये मानना है कि देखिए आज जो है डेफिसिट सरकारों का भी है, डेफिसिट आम आदमी का भी है। अब ऐसे में किसको हम तरजीह देंगे? क्या हमें सरकारों के डेफिसिट को तरजीह देनी होगी या आम आदमी के? बिल्कुल। मेरे हिसाब से हमें आम आदमी के डेफिसिट को तरजीह देनी होगी, बिकॉज आम आदमी की हालत क्या है? 2 साल पहले उसके खर्चे 45,000 थे, आज क्या है? पुनः कॉल रिसेशन के कारण उसकी कमाई तो रहेगी 40,000, चाहे तो नौकरी की बात हो, चाहे वो कोई कारोबार कर रहा हो, खर्चे हो गए 55,000, तो उसका डेफिसिट है, उसका क्या? उसको कौन पूरा करेगा? बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकारों से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मेरा ये निवेदन है, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन akashneedle.in का सीरियस रिक्वेस्ट है कि वी मस्ट गिव प्रेफरेंस टू द डेफिसिट ऑफ कॉमन मैन, चाहे शॉर्ट टर्म के लिए सरकारों को थोड़ी हिट लेनी पड़े, क्योंकि आम आदमी की हालत अच्छी नहीं है। देखिए, इसके लिए जो आम आदमी की आज हालत खराब है, क्योंकि भाई कम है, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए वी कांट ब्लेम द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिल्कुल। बिकॉज ये जो 2 प्रॉब्लम्स हैं, इनमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। पहला कोरोना एक ग्लोबल इशू था, रशिया यूक्रेन वॉर अगेन ग्लोबल इशू था, बट लेकिन सोल्यूशन के लिए जनता किसके पास जाएगी? बिल्कुल, वो Solution के लिए सरकार तो को जनता देखना सरकारों के पास ही जाएगी ना। चलिए तो जवाब कहीं ना उनसे भी कहीं- लेते हैं। बिल्कुल आकाश जी, फिर चर्चा करेंगे और भी पॉइंट्स को लेकर कि क्या इस वक्त हालात है, मौजूदा स्थिति है। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, अरुणेश जी हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से जुड़े हैं। सबसे पहले क्या लग रहा है इस वक्त प्रदीप जी, जिस हालात में अर्थव्यवस्था है, ग्लोबली बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ये सब मानते हैं, लेकिन जनता राहत के लिए जब उम्मीद करती है तो वो अपनी सरकार से ही करेगी। सरकार उस तरफ कदम कैसे उठा रही है? पिछले दौरान हमने कोरोना को देखा, कोरोना का दौर रहा, रूस यूक्रेन की स्थिति हमने देखी, उसका भी असर ग्लोबली सब पर पड़ा है, कोई इससे छूता नहीं रहा है। लेकिन अब सरकार इसके लिए क्या कर रही है? अर्थव्यवस्था इस वक्त जिस स्थिति में है, आम लोग जिस स्थिति में हैं, कैसे सरकार उनका समाधान निकाल पाएगी? बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। और सबसे पहले मैं सुन रहा था आकाश जी को, जो शुरू में तो थोड़ा अंग्रेजी चल रहा था, सौभाग्य से समझ आती है तो मैं समझ गया। जितने आसान शब्दों में आपने बताया जो कि जनता के समझ में आ सके, वो मुझे नहीं लगता कि इतने सारे प्रोग्राम और देखने करने के बाद भाई साहब बहुत बधाइयाँ, आपने बड़े सिंपल शब्दों में बताया जो कि सामान्यतः समझ में आ जाए सबके। यूजुअली इकोनॉमिक टॉक जो है नॉर्मल पब्लिक के समझ में नहीं आती है। थोड़ा सा 5 सेकंड का बैकग्राउंड बनाना चाहूंगा। भाई साहब ने एक बात कही कि देखिए 2 कारण है जिससे भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है, पहले कोरोना, दूसरा यूक्रेन और रशिया का वॉर। मैं आपको अभी बताना चाहूंगा कि 45 देशों ने अपने जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, उनके सेंट्रल बैंक ने बढ़ाए हैं। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो देखिए निश्चित तौर पे हम एक ऐसी विश्व में जी रहे हैं जहां पे कि एक अकेला नहीं कह सकता कि मैं सारा सुरक्षित हूँ, बाकी सब जाए चूल्हे भाड़ में, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो विकसित अर्थव्यवस्था हो, चाहे विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हो, या एकदम से नॉर्मल न्यूट्रल अर्थव्यवस्था हो जिसका कोई लेना देना नहीं विश्व की अर्थव्यवस्था से कुछ भी, वो भी आज प्रभावित है। तो देखिए जैसा कि अभी आपने स्वयं जिक्र किया था कि सरकार ने पेट्रोल और जो डीजल पे जो दाम थे, क्योंकि बेस यहीं पे है और सबसे ज्यादा असर यहीं से पड़ता है,
पिछले जब स्थितियां बहुत ही विकट थी, अभी हम जो सामान्य स्थिति अनुभव कर पा रहे हैं, मेरी उम्मीद है कि ये उसी कारण से, क्योंकि 9 रुपए से कुछ ज्यादा जो है सरकार ने टैक्स घटाए थे। और भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र वाली सरकार है, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संजीदा सरकार है, जो कि बहुत ध्यान रखती है। जो मंत्रालय है वो कुशल नेतृत्व में है और बड़ी बारीकी से चीजों का अध्ययन किया जा रहा है, चाहे वो कैसे भी परिवर्तन होते हैं जनता पे। अभी आकाश जी ने बताया कि देखिए, या तो सरकार जो है हीट ले या तो जनता पे उसको पास ऑन करे। नहीं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि देखिए, सरकार ने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर काम ठान रखे हैं जिनको करना, समय से करना आवश्यक है, और वो जनता की भलाई के लिए, जो सरकार अकेले की भलाई के लिए नहीं, वो जनता के लिए है। सरकार इतनी संजीदा है कि इस कुछ समय के लिए अपने गिवन टारगेट को एक बार के लिए कंसिडर कर सकती है, लेकिन जनता पे आने वाला जो डायरेक्ट बोझ है, जिसको बोलता है कि डायरेक्ट हीट है। अभी भाई साहब ने बताया कि भी खर्चा जो है, आमदनी हो गई 40, खर्चा था पिछले साल 45, अब हो गया खर्चा 55। तो वो सरकार की समझ में है, वो उसकी पकड़ में है और पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम केवल 7% के इन्फ्लेशन पे हैं। अगर विकासशील देशों, विकसित देशों की मैं बात करूं, तो एक देश ने हम पे बहुत समय शासन किया था, उसमें उनके ऊपर इस समय 30% महंगाई की मार चल रही है। वही हाल अमेरिका का है, वही हाल जर्मनी का है, वही हाल अन्य देशों का है जो विकसित है, जो कि अच्छी अर्थव्यवस्थाएं हैं। उसमें भारत की जो केंद्रीय सरकार है, मैं आपके माध्यम से भरोसा दिलाना चाहूंगा कि ये पैनिक होने का, निश्चित तौर पे सावधान होने का समय है, लेकिन पैनिक होने का समय नहीं है। सरकार क्लोजली वॉच कर रही है चीजों को, कितना ढीला किया जाए, कितना तेज किया जाए, ये बहुत अच्छी तरह से देख रही है, और जनता पे इसका असर मिनिमम होगा, मिनिमम। बिल्कुल। और ये प्रयास कैसे हो पाएगा और ये प्रयास कितना कारगर साबित होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अरुणेश जी, अब यहाँ पर सरकार की तरफ से तो जवाब आ चुका है, यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता ने तो कह दिया है कि देखिए, ग्लोबली असर है और उसका भारत पर भी असर पड़ेगा, अछूता नहीं रहेगा। लेकिन सीधा सा सवाल ये है कि अगर सरकार इस अर्थव्यवस्था को सुधारने में और इस महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम साबित हो रही है, तो कैसे विपक्ष इस मुद्दे को उठा पा रहा है, जनता की आवाज को कैसे लेकर जा रहा है आगे तक? जी, बहुत बहुत धन्यवाद, मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूंगा कि पहली बात ये है कि अगर हम आंकड़े उठा के देखें तो निश्चित तौर पे गरीबी दर बढ़ी है, बेरोजगारी दर बढ़ी है, भ्रष्टाचार की दर बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, ठीक है। तो 2014 से पहले मोदी जी इन्हीं मुद्दों को लेकर ये कहते थे कि जब गरीबी बढ़ती है तो प्रधानमंत्री की जो अस्मिता है उस पे सवाल उठते हैं, जब महंगाई बढ़ती है तो प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली पे सवाल उठते हैं। उस समय हम लोग या जो मोदी जी है वो ग्लोबल जो मुद्दे हैं उनको नहीं बता रहे थे, उसको हवाला नहीं दे रहे थे, वो सीधे सीधे तौर पे कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री जी थे मनमोहन सिंह जी, उनकी कार्यशैली पे सवाल उठा रहे थे। और अब जब उन्हीं समस्याओं से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जूझ रही है और इस समय देखा जाए तो महंगाई चरम पे है और बेरोजगारी आप देख ही रहे हैं, बेरोजगारी की दर क्या है, तकरीबन 1.5 करोड़ पद जो है सरकारी पद खाली है। और अब सरकार ये कह रही है कि पूरे विश्व में इस तरह की आर्थिक मंदी आई हुई है और इसका असर भारत पे है, ठीक है। देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि दूसरे के ऊपर सवाल उठाना सबसे आसान होता है, लेकिन सरकार चलाना सबसे मुश्किल काम है। जब ये नोटबंदी लेके आए तब तमाम अर्थशास्त्रियों ने और कांग्रेस के तमाम जो मनमोहन सिंह जी हैं, इन्होंने खुद कहा था कि नोटबंदी से देश को नुकसान होगा, और वो नुकसान अब धीरे धीरे जनता को देखने में आ रहा है। इसके बाद ये जीएसटी लाए, जीएसटी में इन्होंने कई बार बदलाव किए और उसका नुकसान भी साफ तौर पे बाजार में देखने को मिला। इसके बाद कोविड के दौरान जो छोटे छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ उसका भी असर देखने को मिला। और अब सरकार इस तरह के जो ग्लोबल हवाले देके अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। मेरा कुल कहने का मतलब ये है, सरकार को स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ, हम सफलता से इन मुद्दों पे काम स्वीकारने के साथ साथ उस पर कदम भी उठाने पड़ेंगे, उस पर काम भी करना पड़ेगा, तभी आम जनता को अब राहत मिल पाएगी। ये उम्मीद मत रखिए कि काम करेगी। सरकार काम कर रही है गलत दिशा में, सरकार आकाश जी आऊंगी आपके पास। प्रदीप जी, पहले फटाफट प्रतिक्रिया आपकी। हाँ, बोलिए प्रदीप जी। पूजा जी, देखिए, मैं मतलब आकाश भाई
अर्थशास्त्री हैं तो वो अच्छा बताएंगे। विश्व की मैंने पहले ही बैकग्राउंड बता दिया था कि हम किसी से अछूते नहीं हैं। अगर इस तरह की बात करें तो देखिए विपक्ष क्या कर रहा है इस समय देश का। विपक्ष को सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, तो वो अपने एक ईडी के फंसे हुए नेता को बचाने का प्रयास कर रहा है। डोलड्रम्स है, सड़कों पे अव्यवस्था है, सरकार एक योजना लेके आई अग्निवीर, उसका विरोध हुआ। लॉजिकली बात करिए तो वो जो मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, वैसे ऐसा होगा नहीं कि 4 साल के बाद उनको छोड़ दिया जाए। उन युवाओं को जिनको हम ट्रेनिंग देंगे, एक अच्छे सैनिक बनाएंगे, तो क्या वो 4 साल तक अगर रोजगार में रहेंगे तो क्या वो देश के लिए नुकसान करेगा क्या? ये सब इनके ये देखिए क्या विपक्ष इस समय पूजा जी एकदम अपने अस्तित्व को खो चुका है, परातल में है, जिसको बोलते हैं एकदम से अपने मतलब शब्द नहीं मिल रहे हैं, मैं क्या कह सकूं उसको। विश्व को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो हम बहुत ही अच्छी स्थिति में। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, बगल का देश श्रीलंका, जहां से हमारे यहाँ से मदद जा रही है। एक मित्र से मैंने रात के 10 बजे बात की और उन्होंने अगले दिन 4 बजे मुझे फोन करके मैसेज करके बताया कि देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा था तब मैं पेट्रोल की लाइन में था और ठीक 18 घंटे बाद मेरा नंबर आया है। अभी हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। 30% पड़ोस के देश में 30% पाकिस्तान की हालत है। सरकारें क्या कर रही हैं, क्या स्थिति है, वो उनकी दशा जानती है, भगवान जानता है। उसी में भारत ना आ जाए, इसीलिए चर्चा की जा रही है प्रदीप जी। उसी दौराहे पर भारत ना खड़ा हो जाए, अपने पड़ोसी देशों से सबक सीखे। बहुत ही सुरक्षित हम हैं और बहुत ही सुरक्षित हाथों में है। चलिए, अगर नहीं तर्क है तो इस तरह के कुतर्क नहीं देने चाहिए विपक्ष को। हाँ, आकाश जी से समझना चाहेंगे। आकाश जी, अब जिस तरीके के घाटे की नुकसान की बात की जा रही है और अर्थव्यवस्था का जो असर भारत पर पड़ रहा है इस वक्त, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, क्या इस वक्त सरकारें और जो तमाम विपक्ष हैं उसकी ये कोशिश नहीं रहनी चाहिए कि आम जनता के हित के बारे में सोचा जाए? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मैं एक न्यूट्रल व्यक्ति हूँ। बीजेपी, कांग्रेस, सभी पॉलिटिकल पार्टीज की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदल.in की तरफ से कुछ डेटा मैं सामने रखना चाहता हूँ। आज जब पूरे वर्ल्ड की जीडीपी ग्रोथ जो कि 4.1% एक्सपेक्ट की जा रही थी रशिया यूक्रेन वॉर से पहले, वो डीएस्केलेट करके यानी कम करके 2.7% कर दी गई है। हिंदुस्तान की इस कैलेंडर ईयर में जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है 8%। यानी इतनी तेजी से दुनिया बढ़ेगी उससे 3 गुना ज्यादा तेजी से हिंदुस्तान बढ़ने वाला है इस साल। और ये डेटा नहीं है, ये ग्लोबल एजेंसीज का डेटा है। तो हिंदुस्तान बाकी दुनिया के मुकाबले कितना अच्छा कर रहा है, ये डेटा आपके सामने है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि बाकी दुनिया हमसे बेहतर है। दूसरी बात, मेरे कांग्रेस के मित्र एक बात कर रहे थे कि ग्लोबल हालात का जो है जिक्र नहीं होना चाहिए। जी नहीं, हम एक कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं। आज के टाइम में पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है। अगर इतनी बड़ी वॉर होगी, दुनिया भर में सप्लाई हिट होंगी, क्रूड ऑयल के रेट बढ़ेंगे, तो उससे हिंदुस्तान अछूता कैसे रह सकता है? कोई भी कंट्री, मैंने रशिया यूक्रेन वॉर जब शुरू हुई थी, मैं तमाम नेशनल चैनल्स पे अपीयर होता हूँ, तभी कहा था शुरू होते ही वॉर के कि वो कंट्री जो यहाँ से रशिया से 2000 किलोमीटर दूर है, जिसका रशिया यूक्रेन से डायरेक्ट ट्रेड नहीं है, वो भी इम्पैक्ट हो जाएगी। हुआ वही। देखिए, कई जगह से जो है ऑयल एक्सपोर्ट बंद हुए, ऑयल प्राइसेस के रेट बढ़े, सैंक्शन का इम्पैक्ट पड़ा, काउंटर इम्पैक्ट पड़ा, वीट की सप्लाई रिड्यूस हुई। आज के टाइम में पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमीज आपस में इंटरकनेक्टेड। देखिए, ये इंटरकनेक्शन ना तो 71 के वॉर समय का था, इवन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम भी ये इंटरकनेक्टिविटी बहुत कम थी। तो ऐसा कहना कि इतना बड़ा कुछ होगा और हम उससे अच्छे जाएंगे, मैं उसको जो है बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। हाँ, इतना जरूर मानता हूँ कि जनता सोल्यूशन के लिए सरकार के पास ही जाएगी। देखिए, जनता ने तो सरकार को वोट दी है और सरकार की ड्यूटी है। और जहाँ तक मोदी साहब की बात है, आई हैव वेरी हाई रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो जनता की बात सुनते हैं, मन की बात का कार्यक्रम करके आम आदमी की बात सुनते हैं, पूरा देश उनसे प्रेम रखता है। तो मैं तो यहाँ जनता की बात अब सुननी होगी। जस्ट गिव मी 10 सेकंड मोर। मैं आपके मन से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जनता को रिलीफ देने के लिए आप प्लीज थोड़ा सा सफर करें। एज एन इकोनॉमिस्ट पूरी जिम्मेवारी के साथ ही कहना चाहूंगा, मेरा ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस कम करे पेट्रोल डीजल पे और स्टेट गवर्नमेंट भी कम करे, ताकि जनता को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आज जनता को रिलीफ देना ज्यादा जरूरी है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ रहा है और क्या ये आगे नया आयाम स्थापित करेगी, इसी को लेकर खास चर्चा थी। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।